तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सबसे पहले प्रोड्यूस की थी एक्सपेरिमेंटली हर्ट्ज ने, और उन्हीं के नाम पे है हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। डाले हेडिंग हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, HERTZ। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। हमने कहा था कि मैक्सवेल का जो प्रेडिक्शन था दैट वाज थ्योरेटिकल। इन्हें प्रोड्यूस करके दिखाया था हर्ट्ज ने, लेकिन इन 1865 मैक्सवेल theoretically predicted about electromagnetic wave and their existence was confirmed experimentally in 1888 by Hertz using spark 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 gap oscillator। अगर मैं आपसे पूछूं स्पार्क गैप ऑसिलेटर आपने देखा है तो सीधा जवाब होगा जी नहीं देखा। अरे कहीं स्पार्क होते हुए देखा है? स्पार्क कब होता है? जब दो वायर के बीच में थोड़ा सा गैप हो। अगर ये फर्मली टाइट है तो स्पार्क नहीं होगा। स्पार्किंग तब होता है थोड़ा सा जंक्शन लूज हो जाता है। स्पार्क पढ़ा चुका हूं बहुत पहले। कब? कैपेसिटेंस में, जिसमें हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बीच की गैस आयोनाइज हो जाती है, बीच का मीडियम आयोनाइज हो जाता है और बॉडी चार्ज को लीक करने लगता है। ऐसा इसमें भी होता है स्पार्क में। स्पार्क तब भी प्रोड्यूस होता है स्विच के अंदर जब हम गीज़र को ऑन करते हैं। ये दो वायर हैं, इनके बीच में थोड़ा सा गैप है, इनके बीच में थोड़ी सी हवा है। अगर वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो बीच की गैस आयोनाइज हो जाएगी और करंट फ्लो करने लगेगी, एक वायर से दूसरे वायर में फ्लो करेगा चार्ज। इसे स्पार्क कहते हैं। जो वेल्डिंग करता है वेल्डर, वो भी स्पार्क ही है। उसे वेल्डिंग स्पार्क बोलते हैं, स्पार्क वेल्डिंग बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग बोलते हैं। वो ऐसे करके टच कराता है रॉड को, वहाँ एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है, उससे मेटल मेल्ट करता है और उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज प्रोड्यूस होती हैं। उसे रोकने के लिए आगे वो ग्लास लगाता है या गॉगल्स पहनता है कलर्ड वाले। चलो देखो इधर को। एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लो जी। ये है टू लार्ज स्क्वायर मेटालिक प्लेट्स।
इनसे दो रॉड्स जुड़े हैं, R1 एंड R2। ये मेटेलिक प्लेट्स हैं P1 एंड P2, और इन रॉड्स के एंड्स पे टू आइडेंटिकल स्टील स्फीयर्स जुड़े हुए हैं। इंडक्शन कॉइल का यूज करके वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है बिटवीन द टू स्फीयर्स। इस हाई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से दो स्फीयर्स के बीच में जो एयर है वो आयोनाइज होगी तो स्पार्क प्रोड्यूस होने लगेगा। और इस स्पार्क की वजह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगी जो आगे प्रोपोगेट करेगी। अब हमें डिटेक्ट करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो भी रही या नहीं हो रही। तो इसके लिए थोड़ी दूर पे ऐसा ही एक आइडेंटिकल अरेंजमेंट रखा, दो स्फीयर S1 डैश S2 डैश। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इससे पास होगी तो इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो एक स्पार्क यहां भी डेवलप होगा। इसे कहते हैं डिटेक्टर, जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेक्ट किया है, और इसे कहते हैं ऑसिलेटर, स्पार्क गैप ऑसिलेटर। ये जो दो प्लेट्स हैं ये इक्विवेलेंट है कैपेसिटर ऑफ लो कैपेसिटेंस और मेटल रॉड्स and spheres are equivalent to inductor of low inductance। तो frequency of electromagnetic waves so produced is given by 1/2 pi under root LC, 1/2 pi under root LC। नीचे लिखा है apparatus, apparatus। The apparatus consists of
two large uniform square, two large uniform square metallic plates P1 and P2, metallic plates P1 and P2 the two rods R1 and R2 are connected with the two plates as shown. Two steel spheres S1 and S2 are connected with the rods in such a manner that a small gap is left in between. Very high potential difference between the two spheres is established by using induction coil. Next paragraph. Due to high potential difference, the electric field in the gap between the two spheres becomes very high. The air in the gap gets ionized and a spark starts passing from one sphere to other sphere. ब्रैकेट में लिख लें ऑसिलेटिंग चार्ज. स्पार्क का मतलब क्या है? चार्ज ऑसिलेट कर रहा है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड which propagate to detect the existence of electromagnetic waves, a detector is used. Detector is in the form of
an open circular loop having two metallic spheres S1 dash and S2 dash. S1 dash and S2 dash. When electromagnetic wave passes through the detector, the magnetic flux linked with it changes. EMF induces in the detector. EMF induces in the detector and a spark develops. Spark develops in the gap between S1 dash and S2 dash. Gap between S1 dash and S2 dash. Next paragraph. The two plates act as a capacitor of low capacitance metal rods and spheres as inductor of low inductance and the frequency of electromagnetic waves so produced are given by F equals to 1/2 pi under root LC. लिख लें सर 2 मिनट में जल्दी से. नेक्स्ट लिखा है conclusions of Hertz experiment. Conclusions of Hertz experiment. Hertz experiment के क्या क्या conclusion निकले? नंबर 1, Hertz demonstrated that the electromagnetic waves can be reflected
refracted and show the phenomena of interference and polarization। इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन, ये दो टॉपिक हैं वेव ऑप्टिक्स के। हालांकि इंटरफेरेंस तो 11th क्लास में भी पढ़ाया था, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव, लेकिन फिलहाल आगे आएगा वेव ऑप्टिक्स, उसमें दो टॉपिक आएंगे, एक इंटरफेरेंस आएगा, एक पोलराइजेशन। दिस एस्टैब्लिशेस दैट the electromagnetic waves have wave nature। The electromagnetic waves have wave nature। नंबर 2, दूसरा जो रिजल्ट इन्होंने निकाला वो निकाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव आर ट्रांसवर्स इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। और तीसरा जो उन्होंने रिजल्ट निकाला वो निकाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। तो पहला रिजल्ट क्या निकाला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वेव नेचर को शो करती हैं। दूसरा रिजल्ट निकाला ट्रांसवर्स है नेचर में। तीसरा निकाला इन्हें पोलराइज कर सकते हैं। ठीक है जी। शॉर्ट में लिख लो, बोल दे रहा हूं ऐसे ही। हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लिखवा नहीं रहा हूं मैं, बोल रहा हूं, जो अच्छा लगे लिख लेना इसमें। हिस्ट्री के 2 पॉइंट तो बता ही चुके हैं। 1865 में मैक्सवेल ने थ्योरेटिकली प्रिडिक्ट किया था कि ऐसी कोई वेव बनाई जा सकती है। 1888 में हर्ट्ज ने सबसे पहले इन्हें प्रोड्यूस किया और डिटेक्ट भी किया। प्रोड्यूस भी किया और डिटेक्ट भी किया। इसके 7 साल के बाद 1895 में ये जो हर्ट्ज ने प्रोड्यूस की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा थी। तो 1895 में इंडियन साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने शॉर्ट वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस की थी, बट हिज एक्सपेरिमेंट वाज लिमिटेड टू द लैब ओनली। वो बाहर कामयाब नहीं हो पाया, लैब के अंदर अंदर ही कामयाब हुआ। उसके बाद 1896 में साइंटिस्ट थे मार्कोनी, उन्होंने इंग्लिश चैनल, जिसकी चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर है, उसके अक्रॉस वायरलेस कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया था। और उसके बाद के जो कुछ भी है वो सारा मॉडर्न हिस्ट्री है। ठीक है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो हमने कहा गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इनकी अप्रॉक्स फ्रीक्वेंसी रेंजेस क्या होती हैं, इन्हें कैसे प्रोड्यूस किया जाता है और इनके क्या यूजेस हैं। इसे मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, उसे कॉपी में नोट कर लेना। लिखवाने में 1 घंटा जाएगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। जो पेपर में लिखा हुआ है वही मैं लिखवा दूंगा। गामा रेज का ओरिजिन क्या है, न्यूक्लियर ओरिजिन है। न्यूक्लियर ओरिजिन क्या होता है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उनके न्यूक्लियस से निकलता है गामा रेज। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को आप उससे नोट कर लें। ये बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं, बता चुके हैं आपको।
2 नंबर का सवाल आना है एग्ज़ाम में। जनरली कभी 1 नंबर का आ जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। 1 नंबर का ये पूछ लेते हैं कि डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स के लिए कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज़ करते हैं। पेन ट्रीटमेंट के लिए कौन सी वेव यूज़ करते हैं, इस तरीके का आ जाता है। कुछ इसमें ऐसा खास क्वेश्चन बनता नहीं, जितना आपका सिलेबस था उससे ज़्यादा ही मैंने इसमें पढ़ा दिया आपको। मेन है डिस्प्लेसमेंट करंट, उसके बाद में मैक्सवेल इक्वेशंस, उसके बाद में हार्ट्ज एक्सपेरिमेंट, और बाकी जो PDF में भेज रहा हूँ तो इसे आप प्रिपेयर कर लें, ये टॉपिक ख़त्म होता है।